प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आपके सामने सुबह सुबह जब उपस्थित होता हूं, बड़ा ही ऊर्जावान खुद को भी महसूस करता हूं और मैं ये भी सोचता भी हूं कि आप ही ऐसे ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। सुबह सुबह सबसे पहले अपने कुल देवता को प्रणाम करना चाहिए, अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए जिनसे आप गुरु दीक्षित हुए हैं, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है। अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है तो निश्चित रूप से बहुत ही सजग हो करके इसको अपनी जो है वो अपना कर्तव्य समझ करके, अपनी जिम्मेदारी समझ करके तुरंत ही गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अपने कुल देवता के बाद माता पिता, गुरुजन, जो इष्ट मित्र हैं उनके प्रति अच्छा भाव रख के दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जिस धरा पे आपके पांव पड़ने वाले हैं उसको प्रणाम करना चाहिए। इसके साथ साथ पांचों पांडवों को प्रणाम करना चाहिए, द्वादश भागवतों को प्रणाम करना चाहिए, चारों भाइयों को प्रणाम करना चाहिए, देवी मैया को प्रणाम करना चाहिए, कुल जो आप जिस स्थान पे रहते हैं उस वास्तु देवता को प्रणाम करना चाहिए। आप जिस कमरे में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उस घर के वास्तु अगर आपसे नाराज होंगे तो आपको रोगयुक्त रखेंगे। इस वजह से उनको सदैव ही याचना का भाव रख के उनसे प्रणाम करके कहना चाहिए कि मैं आपके ही इस स्थान पे रह रहा हूं, हे वास्तु देवता, आप मुझे दीर्घायु, स्वस्थ और श्रेष्ठ बनाने में मेरे ऊपर अपनी कृपा करें। ऐसा भाव रख के तब अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। आइए मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। ये कुंडली आई है मेरे पास समस्तीपुर बिहार से और ये फिलहाल आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने पूछा है कि कैसा है योग वगैरह। उत्तरायण में जन्मे हैं तो नौकरी के योग बहुत ज्यादा बढ़िया है और व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है। शिशिर ऋतु में जन्मे होने से कार्य में थोड़ा विलंब होता है, ये बात भी बनती है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो इनका जन्म गुरुवार को होता है और इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति नौकरी भाव के अधिपति के साथ तृतीय भाव में स्वग्रही गुरु चंद्रमा। इस कुंडली का तीसरा भाव बहुत बलवान है। चौथे भाव में भाग्य भाव के अधिपति के बैठने से व्यक्ति माता पिता, अपने से बड़े गुरुजनों का खूब सेवा करने वाला होता है। पंचम भाव पे सूर्य, मंगल और शनि बैठे हैं और वहां पे किसी तरीके से, हालांकि वहां पे 6 डिग्री के मंगल हैं और 2 डिग्री के सूर्य हैं तो अस्त हो जाएंगे मंगल देव। इसका अर्थ है कि इस कुंडली की दिनचर्या और परिणाम भाव दोनों कमजोर हो रहे हैं। हमें बजरंग बली की पूजा करनी है, ये बात याद रखना है। कृष्ण पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा व्यक्ति को रेगुलर मेहनत करने में विवश करते हैं या रेगुलर व्यक्ति मेहनत नहीं कर पाता है। इस वजह से उसका परिणाम छोटे छोटे अंकों से प्रभावित हो रहा है। तो मैं यहां पे सबसे पहले जिस बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा वो ये होगा कि आप इरेगुलर अपने आप को मत करिए। जिस जातक की कुंडली में चंद्रदेव परेशान होते हैं, पापक होते हैं, भ्रमित होते हैं या पापक क्षण चंद्र हो जाते हैं, उसकी दिनचर्या को बाधित करते हैं या वो लगातार 10 दिन तक काम नहीं कर पाएगा, लगातार 15 दिन तक काम नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई घर में काम आ ही जाता है। नौकरी भाव में उच्च के शुक्र का केतु के साथ बैठना, लग्नेश का नौकरी भाव में बैठना, एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, 3 बार में ना हो, पर व्यक्ति को लग करके रहना चाहिए। नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दशमांसा कुंडली में भी उच्च के शुक्र बैठे हैं और यहां पे भी शुक्र का जो प्रभाव बन रहा है वो वृश्चिक राशि में भाव के अधिपति के साथ। इस कुंडली का करियर कमजोर नहीं है, आप मने रहिए, निश्चित रूप से काम बनेगा। वज्र योग, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये वरुण देव का नक्षत्र है। वस्तुतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। और अभी जो वज्र योग है इसमें व्यक्ति का शरीर बिल्कुल ही दूषित नहीं होता, मतलब उसके ऊपर रोगों की अधिकता नहीं होती है। कौलव कर्ण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में एग्रेशन है और चीजों को प्राप्त करने का बल भी है, मतलब वो पराक्रमी है। हालांकि गुरु और चंद्रमा का तीसरे भाव में बैठना शुभग्रह होकर के उतना श्रेष्ठ नहीं होता जितना पापग्रह होकर के होता है। तो यहाँ पे जो पात बन रही है वो गुरु और चंद्रमा की, वो व्यक्ति को स्मूथ मेहनत करने वाला बना देते हैं। तो एक तरीके से गुरु का प्रभाव ठीक है, सूर्य और मंगल के साथ शनि का प्रभाव, एक ग्रह स्वग्रही, दूसरा ग्रह शनि स्वग्रही, तीसरा शुक्र उच्च के, चौथे भाव के अधिपति है वो स्वग्रही हैं। शनि मंगल का प्रभाव है जन्म कुंडली के पंचम भाव पे। इस कारण से व्यक्ति में एनर्जी भी है और वो प्राप्त करने का बल भी है। चंद्रमा के कारण कभी कभी मन जो है वो परेशान होगा और व्यक्ति को उतना पेशेंसफुल नहीं बनाता है, मतलब वो थोड़ा कई बार भ्रमित हो जाता है या सोचता है कि नहीं छोड़ो अब नहीं होगा, लग रहा है। लेकिन पूरी मेहनत करनी चाहिए। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के प्राणायाम करिए, निद्रा अच्छी लीजिए, माता के साथ संबंधों को अच्छा रखिए। आपकी कुंडली में मामा के घर से
मामा के घर से, नाना के घर से, इन लोगों के साथ संपर्क आपके बहुत अच्छे रहेंगे। उन लोगों से आपको फायदा भी होगा शुक्र के उच्च के होने के कारण। इसके साथ साथ ये व्यक्ति धार्मिक है और मन में सदैव ही धर्म का वास है, मोक्ष का वास है। सदैव व्यक्ति के जीवन में चरित्रवान बनने का योग लगा है। राहु का प्रभाव बुध पे, राहु का प्रभाव शुक्र पे और राहु का प्रभाव अष्टम भाव पे, तो सोचता भी व्यक्ति थोड़ा ज्यादा है। राहु का प्रभाव शुक्र पे होने से और शुक्र इस कुंडली के लग्नेश हैं, तो थोड़ी बहुत भ्रम में की स्थिति लेके जाएंगे, कार्य में बाधाएं डालेंगे, कई बार व्यक्ति को थोड़ा आलसी भी बना देते हैं, इस तरीके का काम होता है। हालांकि नौकरी के योग बहुत अच्छे बने हैं। दशमांशा कुंडली में उच्च के शुक्र, स्वग्रही मंगल, गुरु और चंद्रमा का एक साथ फिर बैठना, शनि और बुध का यहां बैठना, ये सब स्थितियां जो बना रही हैं वो बहुत अच्छी बना रही हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का नवम भाव में बैठना, नवम भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव में बैठना, यहाँ के जो पंचमेश हैं वही यहाँ के लग्नेश हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये जरा सोच के देखिए, तो यहाँ के पंचम भाव के त्रिकोण के अधिपति यहाँ लग्न के अधिपति हो रहे हैं और यहाँ जो लग्न के अधिपति हैं वो यहाँ के भाग्येश हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति अगर आराम से अपने रियल चाल के साथ, अपनी वास्तविक गति के साथ अगर वो मेहनत करता है तो उसको परिणाम मिलेगा। अभी चंद्रमा के बाद मंगल की दशा जो आएगी 2026 से, वो भी आपके जीवन में थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ आपको परिणाम दे सकती है। हालांकि ये कुंडली प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा या तो सरकारी नौकरी करे या तो फिर अपना खुद का कारोबार करे। गुरु यहाँ पे जन्म कुंडली में सिंह राशि के राहु के साथ बैठे हैं। पत्नी संदेह करने वाली ना हो और थोड़ी खर्चीली ना हो, ऐसा भी होता है। वाणी पे थोड़ा संयम बरतना होगा। वैसे दाम्पत्य वगैरह में संतान सुख, दाम्पत्य का सुख, कम्युनिकेशन वगैरह बिल्कुल खराब नहीं है। विवाह का सुख इस कुंडली में अच्छा है। विवाह करना हो तो इस कुंडली के लिए मीन राशि मीन लग्न और मकर राशि मकर लग्न और धनु राशि धनु लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। दशम भाव के अधिपति का तीसरे भाव में बैठना व्यक्ति अपने माता और पिता, नाना नानी, दादा दादी, इन सभी लोगों के सुखों की वृद्धि करने वाला होता है और उनका खर्च वहन करने वाला भी होता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम भाव में बैठने का फल मैंने कल ही कार्यक्रम में बताया था। ये बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और व्यक्ति को नौकरी, पद, प्रतिष्ठित श्रेष्ठ पदों पे विभूषित होने वाला, अच्छे कर्म से धन कमाने वाला भी बना देता है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे और यहाँ पे गुरु की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति अगर लॉ के क्षेत्र में भी काम करना चाहता है या कोई भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में, छोटी मोटी थोड़ी दूर पे जाकर के कोई काम करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। इस कुंडली के लिए पंचम भाव में शनि, मंगल और सूर्य तीन ग्रह बैठे हैं। इस वजह से संतति में कई बार थोड़ी बहुत बाधाएं उपस्थित हो रही हैं। हालांकि व्यक्ति के नौकरी का भाव बहुत अच्छा है। मंगल की दशा के बाद अगर मैं आपको आगे दशा के स्थिति के बारे में बता दूं तो मंगल, सूर्य, राहु और केतु की दशाएं आपसे टफ और मेहनत करवा करके धन देने वाली हैं। राहु की दशा भी आपकी कुंडली में थोड़ी टफ बीतेगी, लेकिन ये कुंडली मेहनत करेगी तभी सफलता प्राप्त करेगी। थोड़ा सा भी इमोशन अपने परिवार और परीक्षा के साथ आपको नुकसान भी कर सकता है। कई बार हम परिवार के इमोशन में आकर के अपनी पढ़ाई रोक देते हैं, किसी के यहाँ चले जाते हैं, किसी का काम करने चले जाते हैं। इस वजह से हमारी पढ़ाई बाधित होती है और ये आपके साथ हो रहा है। इसके साथ साथ अगर देखें तो गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा, बुध की दशा, शुक्र और शनि की दशाएं आपके मन को शांत रख रही हैं और दरअसल आपको छोटे छोटे परिणामों से, परिणाम में जो छोटे छोटे अंकों से छटने का योग भी बना रहे हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली भाग्यशाली है और लग्न कुंडली के बाद दशमांशा कुंडली में लग्न और दशम के अधिपति स्वयं गुरु ही होते हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आपको 50% पाने के लिए आपको 75 मेहनत करनी पड़ रही है और जो कि इस कुंडली में साक्षात साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है। गुरु और चंद्रमा यहाँ भी बैठे हैं। ये कुंडली कमजोर नहीं है। आपकी कुंडली में आपके समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण, चीजों को समझने की शक्ति, कम्युनिकेशन पे काम, इंटरनेट का काम, टेलीकॉम का काम और उसके बाद कानून की पढ़ाई, इस तरीके का काम करके, पढ़ाने का काम, इस तरीके का काम करके भी व्यक्ति धन अच्छा कमाएगा। पैतृक संपत्ति का सुख, याद करिए जन्म कुंडली में धन भाव पे मंगल का प्रभाव, मंगल की राशि के कारण और शनि की 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे है। तो शनि और मंगल का प्रभाव जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे हो जाएगा तो धन कमाने से व्यक्ति को थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वस्तुतः धन के कारक तृतीय भाव में बैठे हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति उतने अच्छे नहीं होते, पापी ग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं खुद को। तुला लग्न के लिए मंगल देव मार्केश होते हैं। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में सूर्य और शनि के साथ बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को लालची भी बना देते हैं और यहाँ पे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला भी बनाया जा सकता है। मतलब वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने वाला है, पीछे मुड़ने वाला नहीं है। राहु 12वें भाव में और जन्म कुंडली में उस भाव पे मंगल की दृष्टि, इस भाव के अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में
चतुर्थ भाव में बैठ करके कई बार व्यक्ति को बेवजह की बातों में अपनी दिनचर्या को और समय को नष्ट करते हुए भी देखा जा रहा है। बहुत जल्दी वो किसी के संपर्क में आ जाता है, इस तरीके की बातें दिख रही हैं। अष्टक वर्ग के आधार पर मैं एक बात कह दूं, जो अल्टीमेट होगा, आपकी कुंडली का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, इस पे कहीं से कोई आंच नहीं आएगा, मतलब कभी भी किसी के विवादों में आप नहीं उलझेंगे। आपकी कुंडली में धन भी है और आप पराक्रमी भी हैं। साथ ही साथ आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाइए, तब आपको धन कमाने में या नौकरी में सफलता मिलने का योग बनेगा। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में परिणाम और परीक्षा इन दोनों की स्थिति कमजोर हो रही है। हनुमान चालीसा का पाठ और साथ ही साथ गणेश जी को दूर्वा और शमी पत्र अर्पित करिए। अगर बन पड़े तो सूर्य को साष्टांग प्रणाम प्रत्येक दिन किया करिए। इस कुंडली में नौकरी होगी, नौकरी है, व्यापार दूसरे नंबर पे है, प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है। रिसर्च, समस्याओं को समझने की ताकत, परिस्थितियों से जूझने और उसमें विजय पाने की ताकत इस कुंडली को बहुत अच्छी है। जब कभी भी विषम परिस्थिति आएगी आप उसमें से निकल जाएंगे, मतलब व्यक्ति क्विट नहीं करेगा और मानसिक रूप से कभी भी विक्षिप्त नहीं है, ऐसी स्थिति बन रही है। कुंडली में भाग्य का सुख बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, पर फिर भी ठीक ठाक है। इस कुंडली में करियर में हमें बल देना है, शिव जी के मंदिर को धोने का काम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त कुंडली में प्राप्त करने का योग भी बहुत अच्छा बैठा है। अपने जन्म स्थान से दूर जाने का योग बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें तो ग्रह सारे के सारे कुंडली में पूरब दिशा से छोड़ करके दक्षिण दिशा में एक भी ग्रह नहीं है, और सारे के सारे ग्रह उत्तर की तरफ, उत्तर और इस तरीके से बैठे हैं। उत्तर दिशा में बुध अच्छे नहीं होते, यहाँ पे वो कमजोर होते हैं। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, इस वजह से मन भी अशांत सा है। लेकिन यहाँ पे केंद्र त्रिकोण काल राजयोग और शश योग लगा है, इस वजह से व्यक्ति देर से ही सही पर कानूनी परीक्षा में, आईएएस आईपीएस बनने में, वन विभाग में, सिविल इंजीनियरिंग में, इसके बाद भूमि से संबंधित क्षेत्रों में, एसएससी सीजीएल वगैरह का जो काम होता है, जैसे टैक्स द्वारा काम जो होता है, इस तरीके के नौकरी में व्यक्ति सफल हो सकता है। इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में आश्लेषा, मघा, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, स्वाति और उत्तरा भाद्रपद, ये सब नक्षत्र, पुनर्वसु और पुष्य, और इसके साथ आपकी कुंडली के लिए रोहिणी, ये नक्षत्र, रोहिणी को छोड़कर के बाकी जितने मैंने बताए ये सब किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे हैं। इस कुंडली में अगर बन पड़े तो ईशान कोण का घर आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर नौकरी की तैयारी करनी है तो ईशान कोण का कमरा लीजिए, जिसका दरवाजा या तो पूरब की तरफ हो, या तो उत्तर की तरफ हो, या तो उसके कोण पे हो। वैसे आपकी कुंडली में आप जिस घर में रह रहे हैं वहां पे थोड़ी सी शांति का माहौल कम सा है, उसको बदलने की भी आवश्यकता पड़ रही है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, गैस्ट्रिक की पेशेंट की स्थिति बन रही है, कफ जनित बीमारियां बन रही हैं, वात पित्त कफ थोड़ा थोड़ा अनकंट्रोल सदैव रह रहा है, इसको ठीक रखना होगा। आप भाग्यशाली हैं, सदैव ही आपको मामा मामी नाना नानी का सुख मिलता रहेगा। इस कुंडली में जो पंचम भाव में शनि मंगल और सूर्य बैठे हैं, इस वजह से कई बार रिकॉग्निशन और मेहनत के बाद परिणाम थोड़ा जल करके, देर करके, थका करके तब मिलने वाला है। मंगल की दशा 2026 के मार्च से आएगी और इस कुंडली में लाभेश आ रहे हैं 2025 के सितंबर में। 2025 के सितंबर वाली जो दशा आएगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और अच्छी रहेगी। कोशिश करिए, नौकरी है लगने के। लग्न के अधिपति का छठे में जाना बहुत अच्छा होगा नौकरी के दृष्टिकोण से। धन के अधिपति का पंचम में जाना, पैतृक संपत्ति, वाणी, लेकिन धन कमाने में थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि धनेश का चतुर्थ भाव में जाना व्यक्ति को खराब नहीं होता, वो व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे और श्रेष्ठ पदों पे विभूषित होकर के धन कमाता है। तृतीय भाव के अधिपति का तृतीय में बैठना, पर शुभ ग्रह नहीं है, पापक ग्रह है, इस वजह से कहीं ना कहीं तृतीय भाव थोड़ा दूषित है, परेशान है और उतने पराक्रम का परिणाम नहीं दे रहा है। इस वजह से हमें कहीं ना कहीं बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। और तृतीय भाव में गुरु चंद्रमा का तो ठीक है, पर फिर भी गुरु वहां पे उतने अच्छे नहीं होते। चतुर्थ और पंचम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। चतुर्थ भाव में बुध के बैठने से थोड़ी परेशानी और वातावरण में कोलाहल मचा हुआ है। मन को शांत रखिए, प्राणायाम करिए, गणेश जी के मंदिर का दर्शन करिए, शिव जी के मंदिर का दर्शन करिए, मंदिर धोने का काम करिए, अपने वास्तु देवता की पूजा करिए, कुल देवता की पूजा करिए, उनके नाम पे दीपदान करिए, गणेश जी को दुर्वा या समी पत्र अर्पित करिए। इसके साथ पंचम भाव के साथ छठे भाव की स्थिति, छठे भाव के अधिपति का तृतीय स्वग्रह ही होना ठीक है, नौकरी वगैरह के मामले में ठीक होगा। सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम में जाना, पंचम भाव से बैठ करके सप्तम भाव को देखना, ये कई बार व्यक्ति के विवाह को आरंभ में तो अच्छा बीतता है, बाद में चल करके थोड़ी परेशानी होती है, कुंडली मिला करके करना चाहिए। वैसे आप मंगलिक वगैरह नहीं है।
7वें के बाद अष्टम भाव के अधिपति का इस कुंडली में योग बनाना, लग्नेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, पर दूषित नहीं होंगे, राहु केतु के संपर्क में है, इस वजह से थोड़ी बहुत वो भ्रम की स्थिति को पैदा करेंगे। आपके परिणाम में विपरीत परिस्थितियों का थोड़ा टाइम, थोड़ा लेंथ लेना, थोड़ा देर से करना, थोड़ी प्रतियोगिता डाल देना, इस तरीके शुक्र की दशा परिणाम कर रही है। नवम भाव बहुत अच्छा बैठा है, पर नवमेश का चतुर्थ भाव में बैठना अच्छा होता है, पर अकेले बैठना ये कई बार मन को भ्रमित और कई बार व्यक्ति को सशंकित विचारों वाला, भविष्य को लेकर के सदैव ही चिंतित। आपका वर्तमान सुरक्षित नहीं है, आप वर्तमान को ठीक करिए, अपनी दिनचर्या और रेगुलर रूटीन में आइए, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के परिणाम पक्का मिलेगा। दशम भाव की स्थिति का प्रभाव जन्म कुंडली में तृतीय है, इसे खराब नहीं कहूंगा, व्यक्ति को अपने पिता के घर से दूर रहना पड़ता है। एकादशवें के प्रभाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, शनि मंगल सूर्य का प्रभाव है, आप एक जगह से नहीं कई जगह से और ऊंची महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में सफल भी हो रहे हैं। 12वें भाव में राहु है, वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं पर ठीक ठाक है, वैसे वहां पे सामान्यतया परिणाम है। नौमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का जाकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठना, शुक्र और मंगल का पत्नी के पीछे व्यक्ति को खर्च करना पड़ता है, कई बार आर्थिक परेशानी भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। हालांकि व्यक्ति को अच्छा पद नौकरी के बाद तक भी मिलते हुए देख रहा हूं। विवाह की स्थिति भी इस कुंडली में मैं समझ रहा हूं कि खराब नहीं है। आपस में कम्युनिकेशन खराब मत करिएगा, संतति वगैरह के बारे में ये कुंडली कमजोर नहीं है, हालांकि यहाँ पे थोड़ी बहुत उग्रता जरूर दिख रही है। संतति के मामले में मतभेद तो नहीं है, पर वहां पे थोड़ी गर्माहट है, इस वजह से कुंडली मिला करके भाग्यशाली कुंडली है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कुंडली में भाग्य बल नहीं है, भाग्य में थोड़ा संघर्ष है। इतना ही नहीं, कई बार जो स्थिति बन रही है उसमें चल अचल संपत्ति के योग भी बहुत है, व्यक्ति अपने बल पे संपत्ति भी इकट्ठा अच्छा खासा कर लेगा। जब कभी भी चतुर्थ भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति एक दूसरे के साथ युति कर लेते हो या एक दूसरे के साथ बैठ जाते हो तो व्यक्ति एक से अधिक भवन का सुख भोगता है, एक से अधिक वाहन का सुख भोगता है और थोड़े जीवन के आरंभ में उसको संघर्ष देखना पड़ता है, पर 28वें वर्ष के बाद उसके जीवन में लगातार उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, अगर बन पड़े तो आप अशोक का वृक्ष होता है, उसके पास का जड़ थोड़ा सा काट करके उसको अपनी दाहिनी भुजा में बांध सकते हैं तो बांध दीजिएगा, ये रविवार को करना है। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई। दशमांश कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं शनि के साथ, इस वजह से वो थोड़े दूषित हो रहे हैं, तो हमें बजरंग बली की पूजा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। तब तक के लिए इस कुंडली के लिए दिन अगर बता दूं तो शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा है। इस कुंडली के लिए अंक सदैव 8 रहेगा और घर मैंने बताया उत्तर पूर्व। इस कुंडली के लिए कोई भी शुभ कार्य करना हो तो बुध की दशा में, चंद्रमा की दशा में, गुरु की दशा में और शुक्र की दशा के साथ शनि की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सूर्य आपकी कुंडली के एकादशवें भाव को देख रहे हैं, एकादशवें भाव पे सूर्य की दृष्टि आपके समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली होगी। एकादशवें भाव पे शनि और मंगल की दृष्टि आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी और उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहयोगी भी साबित होगी। एकादशवें भाव पे गुरु की दृष्टि, सप्तम भाव पे और लाभ भाव पे 3 जगह पे गुरु की दृष्टि आपको भाग्यशाली, संतान का सुख, दाम्पत्य का सुख, डेली रूटीन का सुख, इतना ही नहीं संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कराने में गुरु का भी योगदान अच्छा खासा है। मतलब ये कुंडली एक तरीके से ठीक है तो ठीक है, बस आपको अपने वर्तमान पे ध्यान रखना है। रेगुलर, लगातार और नियमित दिनचर्या का पालन करिए। शहद का दान करिए, भगवान भोलेनाथ पे शहद अर्पित करिए, दही अर्पित करिए, काला तिल अर्पित करिए। काला ना अगर हो सके तो कभी कभी अगर एक बार अगर बन पड़े तो ग्रह दोष के लिए एक तांबे का नाग भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर के उन्हें सोमवार को अर्पित कर दीजिए। संकल्प में लीजिएगा ग्रह जनित दोषों के लिए, ऐसा संकल्प लेकर के ये काम कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।